हेलो दोस्तों, ज्ञान बिंदु के दरोगा बुक के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सही उत्तर छांटे। स्यानागार, कातर, हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यौगिक, रूढ़, योग रूढ़। तो चलिए इसका सल्यूशन देखते हैं। स्यानागार, कातर, हिमालय संरचना के आधार पर यह शब्द क्रमशः यौगिक, रूढ़, योग रूढ़ है। बनावट के विचार के शब्द के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। रूढ़ शब्द जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें रूढ़ कहते हैं, जैसे कान, नाक, पीला, कातर तथा झट आदि। यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं यौगिक कहलाते हैं, जैसे आग बबूला, पीलापन, दूध वाला, स्यानागार तथा घुड़सवार आदि। यहाँ प्रत्येक शब्द के 2 खंड है और दोनों खंड सार्थक है। योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा में विशेष अर्थ के परिचायक होते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं, जैसे लंबोदर, चक्रपाणी, जलज तथा हिमालय आदि। क्वेश्चन नंबर 2, मृगनयनी समास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्मधारय। तो चलिए इसका सल्यूशन देखते हैं। मृगनयनी का समास विग्रह मृग के समान नयन वाली है। यह कर्मधारय समास है। कर्मधारय में समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण, विशेष्य का संबंध होता है। द्वंद्व समास में समस्त पद में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता, पिता तथा राजा, रंक आदि। अव्ययीभाव समास में पहला या पूर्व पद अव्यय होता है, जैसे अजन्म, यथामति तथा प्रतिदिन आदि। बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है, जैसे दशानन, 10 मुखों वाला अर्थात रावण। क्वेश्चन नंबर 3, घरों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लज्जित होना। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। घरों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है लज्जित होना। वाक्य प्रयोग, जब रमेश नकल करते हुए पकड़ा गया तो उस घरों पानी पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। यह काम करना मेरी मजबूरी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इट इज माई कंपल्सन टू डू दिस वर्क। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इट इज माई कंपल्सन टू डू दिस वर्क। यह काम करना मेरी मजबूरी है। इस वाक्य का इंग्लिश अनुवाद करने के लिए इस प्रकार तोड़ा जाएगा, यह मेरी मजबूरी है, इट इज माई कंपल्सन, यह काम करना, टू डू दिस वर्क। अब 1 और 2 को जोड़ने पर इट इज माई कंपल्सन टू डू दिस वर्क। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रीपोजिशन डैश एडवाइजिंग मी, ही गेव मी मनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिसाइड्स। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बिसाइड्स रिक्त स्थान पर सही प्रीपोजिशन बिसाइड्स होगा। इस प्रीपोजिशन का अर्थ के अलावा या के अतिरिक्त, इन एडिशन टू होता है। बिसाइड का प्रयोग बगल में, बाय द साइड ऑफ के अर्थ में होता है। फॉर का प्रयोग के लिए अर्थ में होता है अथवा पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। एट का प्रयोग छोटे जगहों के लिए होता है अथवा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 6, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग के नाम से एक स्वतंत्र संस्था की व्यवस्था जो स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव की संचालन करती है।
आयोग निर्वाचन के लिए मतदाता सूची तैयार कराने का कार्य करता है तथा सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा राष्ट्रपति करता है। निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करता है से मिलकर बनता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में निम्नलिखित राज्यों के गठन के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1, 3, 2, 5, 4। तो पहला स्थान पर आएगा आंध्र प्रदेश और दूसरा स्थान पर आएगा हरियाणा और तीसरा स्थान पर आएगा हिमाचल प्रदेश, चौथा त्रिपुरा और पांचवा सिक्किम। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 1, 3, 2, 5 एवं 4 राज्यों के गठन का सही कालानुक्रम है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। क्रम संख्या, राज्य स्थापना वर्ष: आंध्र प्रदेश 1953, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, सिक्किम 1975, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972, नागालैंड 1 दिसंबर 1963, गुजरात 1 मई 1960, महाराष्ट्र 1 मई 1960, गोवा 30 मई 1987, झारखंड 15 नवंबर 2000। क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में संस्थान का नाम है और सूची 2 में अनुच्छेद का नाम है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 3, 2, 4, 1। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ए का 3, बी का 2 और सी का 4 एवं डी का 1 सही सुमेलित है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 का ए, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी अन्यथा नहीं, अनुच्छेद 113 का 3। क्वेश्चन नंबर 9, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय और स्थान पर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। न्यायालय इस बात का निर्णय करता है कि नज़रबंदी वैध है या अवैध, और यदि न्यायालय को यह लगता है कि किसी व्यक्ति को अनुचित ढंग से बंदी बनाया गया है तो वह उसकी रिहाई का आदेश दे देता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए यह रीट सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह रीट किसी भी व्यक्ति को संबोधित हो सकती है, चाहे वह अधिकारी हो या प्राइवेट व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा में कोई अन्य व्यक्ति है। इस रीट की अवज्ञा करने पर न्यायालय के अवमानना का दंड दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता तभी दी जा सकती है जब वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 360। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा तब की जाती है जब उसे विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति विद्यमान है जिसके कारण भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है। इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। वित्तीय आपात की घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखना तथा उनकी स्वीकृति प्राप्त
करना आवश्यक है। राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात किसी भी समय एक अनुवर्ती घोषणा द्वारा वापस ली जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 12, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में संविधान की अनुसूची, सूची 2 में विषय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3, 4, 2, 1। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ए का 3, बी का 4, सी का 2 एवं डी का 1 सही सुमेलित है। चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा, षष्ठम अनुसूची जनजातीय क्षेत्र, अष्टम अनुसूची भाषा, नौवीं अनुसूची भूमि सुधार, चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, षष्ठम अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध, आठवीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 ईस्वी के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ईस्वी के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में मणिपुर, कोंकणी एवं नेपाली भाषा जोड़ी गई। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ईस्वी के द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो भाषाओं को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची, संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। वर्ष 2007 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस अनुसूची में 24 अप्रैल 1975 के बाद सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 13, संसद में शून्यकाल का समय है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। संसद में शून्यकाल का समय दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक है। संसद में शून्यकाल का समय 12 बजे से 1 बजे तक होता है। शून्यकाल प्रश्नकाल के पश्चात आरंभ होता है तथा उसे सदन के नियमित कार्य के कार्यकृत के साथ किया जाता है, अर्थात प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के मध्य के समय को शून्यकाल कहते हैं। यद्यपि शून्यकाल का संसदीय प्रक्रिया और संचालन में कोई उल्लेख नहीं है, यह एक प्रकार का अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना मामले उठा सकते हैं। इसकी शुरुआत 1962 से की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। कथन आर, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा ए का सही स्पष्टीकरण आर है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ए और आर दोनों सही है तथा ए का सही स्पष्टीकरण आर है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। संविधान के अंतर्गत दिए गए मौलिक अधिकार तब तक तर्कहीन, अर्थहीन तथा शक्तिहीन हैं जब तक कि इन अधिकारों को लागू करने का कोई प्रभावशाली तरीका न हो। इस प्रकार अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 15, तेल की एक छोटी बूंद जल पर फैल जाती है क्योंकि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तेल की एक छोटी बूंद जल पर फैल जाती है क्योंकि जल का पृष्ठ तनाव अधिक होती है। पानी का पृष्ठ तनाव तेल की तुलना में अधिक होता है, इसलिए जब पानी में तेल डाला जाता है तो पानी के पृष्ठ तनाव का अधिक मान सभी दिशाओं में तेल को खींचता है, इसीलिए तेल पानी पर फैल जाता है। पृष्ठ तनाव द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहती है। इसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। यदि रेखा की लंबाई L पर F बल कार्य करता है तो पृष्ठ तनाव T = F/L।
पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। इसके अनुसार पृष्ठ तनाव का मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप पर शून्य हो जाता है। पानी में नमक मिलाने से पानी का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 16। एक वस्तु का अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है। छवि का निर्माण कहाँ पर होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित बिंदु पर। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है, तब छवि का निर्माण वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित बिंदु पर होगा। किसी अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनाना एवं प्रतिबिंब की स्थिति निम्नवत है। वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति। अनंत पर, फोकस बिंदु पर, वास्तविक, उल्टा एवं बिंदु के आकार का। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा। वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु के समान। वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से बड़ा। फोकस बिंदु पर, अनंत पर, वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से बहुत बड़ा। फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच, दर्पण के पीछे, आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा। क्वेश्चन नंबर 17। उद्योग में शक्ति की इकाई होती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अश्व शक्ति। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। उद्योग में शक्ति की इकाई अश्व शक्ति होता है। शक्ति P की इकाई जूल या जूल प्रति सेकेंड अथवा वाट होती है। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति को मुख्यतः अश्व शक्ति में मापा जाता है। 1 हॉर्स पावर 746 वाट या जूल या सेकेंड होता है। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है, अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा व्यय होती है। शक्ति बराबर कार्य बटे समय। क्वेश्चन नंबर 18। हुक का नियम तब लागू होता है जब सामान्यतः प्रत्यास्थ विकृत, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, छोटी होती है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हुक का नियम तब लागू होता है जब सामान्यतः प्रत्यास्थ विकृत छोटी होती है। 1678 में रॉबर्ट हुक ने प्रयोगों के आधार पर नियम का प्रतिपादन किया जो निम्नलिखित है। कम विरूपण के लिए प्रतिबल हमेशा विकृत के समानुपाती होता है, अर्थात प्रतिबल विकृति या प्रतिबल बटे विकृति बराबर एक नियतांक। प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं और इसे ई से सूचित करते हैं। अतः प्रत्यास्थता गुणांक ई बराबर प्रतिबल बटे विकृति। कम विरूपण के लिए ई का मान किसी पदार्थ विशेष के लिए नियत होता है, परंतु भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए इसका मान भिन्न होता है। प्रत्यास्थता गुणांक ई का मान उत्पन्न विकृति के प्रकार पर निर्भर करता है। यदि विकृति अनुदैर्ध्य हो तो ई को यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यदि विकृति आयतन में हो तो इसे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के, और यदि विकृति अपरूपण के रूप में हो तो इसे दृढ़ता गुणांक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। वायुयान कार्य करता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बर्नौली के सिद्धांत पर। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वायुयान बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। बर्नौली के प्रमेय का एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग विमान के पंख पर लगने वाला उत्थान बल है, जिसके कारण विमान की उड़ान संभव होती है। इस घटना को गतिज उत्थान कहा जाता है। वायुयान के पंख पर उत्थान बल दाबांतर गुने पृष्ठ क्षेत्रफल। बर्नौली का प्रमेय तरल गतिकी का मौलिक नियम है तथा यह तरल गति में ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। सर्वप्रथम डैनियल बर्नौली ने 1738 में इस नियम को प्रतिपादित किया था। न्यूटन का तृतीय गति नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण 1, रॉकेट के उड़ने में
उदाहरण 2, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले का पीछे की ओर हट जाना। 3, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे की ओर हट जाना। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। तो भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। पास्कल के नियम का प्रथम कथनानुसार यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है। पास्कल के नियम का द्वितीय कथनानुसार किसी बर्तन के बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिणाम से संचरित कर दिया जाता है। पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंत्र हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट, हाइड्रोक्लोरिक प्रेस, हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक आदि है। 20. मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दृष्टिपटल। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मानव नेत्र के रेटिना या दृष्टिपटल भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। रक्तपटल के नीचे आंख के सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, उसे रेटिना कहते हैं। यह प्रकाश सिराओं की एक फिल्म होती है। ये सिराएं वस्तुओं को प्रतिबिंबों के रूप में रंग और आकार का ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचाती है। कॉर्निया नेत्र के बाहरी भाग पर श्वेत पारदर्शी झिल्ली होती है, जिससे होकर प्रकाश आंख में प्रवेश करता है। नेत्रदान में कॉर्निया का ही दान किया जाता है। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे परितारिका कहते हैं। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक बनता है। आइरिस का कार्य आंख में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करना होता है। पुतली के पीछे नेत्र लेंस होता है। यह लेंस कई परतों का बना होता है, जिसका अपवर्तनांक बाहर से अंदर की ओर बढ़ते जाता है तथा मध्य अपवर्तनांक लगभग 1.44 होता है। आंख के अंदर भरे जलीय द्रव एवं कांच द्रव का अपवर्तनांक 1.336 होता है। 5500 एम्पीयर तरंग दैर्ध्य वाली दृश्य प्रकाश के प्रति मनुष्य की आंख सबसे अधिक संवेदनशील होती है। नेत्रगोलक का सबसे बाहरी भाग, जो मुख्यतः कोलेजन और कुछ प्रत्यास्थ फाइबर से मिलकर बनी होती है, उसे श्वेत पटल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, शरीर का वजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान महत्तम होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। गुरुत्वजनित त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रायोगिक मान सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश 1788 ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 22, बेंजीन में कितने सिग्मा और पाई बंध होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिग्मा बंध 12, पाई बंध 3। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बेंजीन में सिग्मा बंध 12 और पाई बंध 3 होते हैं। संरचना, यही संरचना है, आप लोग देख लीजिए। हाइड्रोजन की संख्या 6, कार्बन की संख्या 6, सिग्मा बंध की संख्या 12 और पाई बंध की संख्या 3। बेंजीन एक समतल षटकोणीय वलय है, जिसमें 6 कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं और प्रत्येक कार्बन परमाणु में से एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। बेंजीन को निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में मिथाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके फ्रीडेल क्रॉफ्ट एल्कीकरण द्वारा टॉल्यूइन बनाया जाता है। बेंजीन का उपयोग प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, रबर, स्नेहक, रंग, डिटर्जेंट, दवाइयाँ और अन्य रसायनों के उत्पादन में किया जाता है। बेंजीन का नाइट्रीकरण सांद्र नाइट्रिक एसिड और सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के मिश्रण के साथ बेंजीन की प्रतिक्रिया कराने पर नाइट्रोबेंजीन बनता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस विटामिन को पीला एंजाइम के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन बी। तो चलिए विटामिन B2। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। युक्त में से विटामिन B2 को पीला एंजाइम के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह कई एंजाइमों का एक घटक है जो पीले रंग के होते हैं, जैसे फ्लेवोप्रोटीन,
विटामिन B2 पानी में घुलनशील विटामिन है जो शरीर में ऊर्जा उत्पादन, कोशिकाओं के विकास और कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन B2 विटामिन B6 और फोलेट जैसे अन्य विटामिनों को सक्रिय करने में भी मदद करता है। विटामिन B2 दूध, दही, अंडे, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियां और अनाज जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन B2 की कमी से थकान, मुंह में छाले, त्वचा की समस्या और आंखें में जलन हो सकती है। विटामिन B2 की कमी के कारण अपर्याप्त आहार, पाचन संबंधी समस्याएं, शराब का सेवन, गर्भावस्था और स्तनपातन इत्यादि है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम निश्चेतक के रूप में किस यौगिक का प्रयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डाइएथिल ईथर। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्रथम निश्चेतक के रूप में डाइएथिल ईथर नामक यौगिक का प्रयोग किया गया था। प्रथम निश्चेतक डाइएथिल ईथर विलियम मार्टिन द्वारा 1846 में प्रयुक्त किया गया था। ये औषधि संवेदी अंगों को बंद कर देती है, अतः इनका उपयोग मुख्य बड़ी शल्य क्रिया के दौरान किए जाते हैं। कोकेन, डियाजेपाम, हेलोथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, पेंटोथेल सोडियम आदि निश्चेतकों के रूप में प्रयुक्त होने वाले अन्य यौगिकों के उदाहरण हैं। क्लोरोफॉर्म को सामान्य निश्चेतक के रूप में जेम्स शैम्पेन ने सर्जरी में प्रयुक्त किया था, लेकिन इसका स्थान कम विषैले, अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित निश्चेतक जैसे ईथर ने ले किया। क्वेश्चन नंबर 25, नमी देने वाली क्रीम में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सेटिल एल्कोहल और हाइड्रोक्विनोन। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। नमी देने वाली क्रीम में सेटिल एल्कोहल और हाइड्रोक्विनोन नामक रसायन पाया जाता है। सेटिल एल्कोहल एक वसायुक्त एल्कोहल है जो आमतौर पर ताड़ या नारियल के तेल जैसे प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है। इसका उपयोग कॉस्मेटिक में व्यापक रूप से किया जाता है, जैसे मॉइस्चराइजर, कंडीशनर, शैम्पू और लोशन। हाइड्रोक्विनोन एक सुगंधित कार्बनिक यौगिक है जो फिनोल को एक प्रकार है। इसका उपयोग आमतौर पर सौंदर्य प्रसाधनों में, त्वचा को गोरा करने वाले एजेंट के रूप में और फोटोग्राफी डेवलपर के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन समरूप मिश्रण का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल में नमक। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। उपयुक्त में से जल में नमक समरूप मिश्रण का उदाहरण है। जल में नमक, यह एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है क्योंकि नमक पूरी तरह से पानी में घुल जाता है और मिश्रण के हर हिस्से में एक समान संरचना होती है। नमक और सल्फर, यह एक विषमांगी मिश्रण है क्योंकि नमक और सल्फर के कण अलग अलग दिखाई देते और एक समान रूप से मिश्रित नहीं होते हैं। हवा में धूल कण, यह एक विषमांगी मिश्रण क्योंकि धूल के कण हवा में निलंबित होते हैं और उन्हें अलग अलग निलंबित होते हुए देखा भी जा सकता है। दूध एक विषमांगी मिश्रण है। इसमें पानी, वसा, प्रोटीन और लैक्टोज जैसे विभिन्न घटक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, आइसोबार के लिए कौन सा भौतिक गुण समान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, द्रव्यमान संख्या पर निर्भर भौतिक गुण। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आइसोबार के लिए द्रव्यमान संख्या पर निर्भर भौतिक गुण समान होते हैं। आइसोबार विभिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होती है। चूंकि आइसोबार की द्रव्यमान संख्याएं समान होती है, इसीलिए उनके कुछ भौतिक गुण भी समान होते हैं। आइसोबार में प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग की संख्या समान होती है। उदाहरण के लिए आर्गन और कैल्शियम दोनों का द्रव्यमान संख्या 40 है, लेकिन उनकी परमाणु संख्या क्रमशः 18 और 20 है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस अकार्बनिक अणु में हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, H2O। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। उपयुक्त में से H2O में हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं। हाइड्रोजन आबंध तब बनते हैं जब हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन जैसे अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं से सहसंयोजक रूप से बंधे होते हैं। जल के अणु में हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु से बंधे होते हैं और ऑक्सीजन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता के
कारण यह हाइड्रोजन अवंध बनाने में सक्षम होता है। जल एक ध्रुवीय अणु है जिसमें ऑक्सीजन परमाणु आंशिक रूप से ऋणात्मक और हाइड्रोजन परमाणु आंशिक रूप से धनात्मक आवेशित होते हैं। इस आवेश अंतर के कारण एक पानी के अणु का ऑक्सीजन परमाणु दूसरे पानी के अणु के हाइड्रोजन परमाणु को आकर्षित करता है, जिससे हाइड्रोजन अवंध बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, गाइनेकोमैस्टिया क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पुरुषों में स्तनों का विकास। तो चलिए इसका सही सोल्यूशन देखते हैं। गाइनेकोमैस्टिया पुरुषों में स्तनों के असामान्य रूप से बढ़ने की स्थिति है। यह हार्मोनल असंतुलन, विशेष रूप से एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के बीच असंतुलन के कारण होता है। इस स्थिति में पुरुषों में स्तन ग्रंथि ऊतक का विकास होता है, जिससे उनके स्तन महिलाओं के स्तन जैसे दिखाई दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शिशु रोग से। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। शिशु रोग पीडियाट्रिक्स बाल चिकित्सा अथवा बाल रोग विज्ञान चिकित्सा की विज्ञान की वह शाखा है जो शिशुओं, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य की देखभाल और रोगों के उपचार से संबंधित है। अस्थि रोग, ऑर्थोपेडिक्स, हृदय रोग, कार्डियोलॉजी, नेत्र रोग, ऑप्थेल्मोलॉजी, यकृत के उपचार व अध्ययन, हेपेटोलॉजी, कैंसर, ऑन्कोलॉजी, संक्रामक रोग, मेलियोडोसिस, शिशु रोग, पीडियाट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 31, ओरल पोलियो वैक्सीन डैश के द्वारा विकसित की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्बर्ट साबिन। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन को अल्बर्ट साबिन द्वारा विकसित किया गया था। पहला पोलियो वैक्सीन जोनास सल्क द्वारा विकसित किया गया था और पहली बार 1952 में इसका परीक्षण किया गया था। महत्वपूर्ण खोजकर्ता चेचक का टीका, एडवर्ड जेनर। पोलियो वैक्सीन जोनास सल्क। रेबीज रोधी टीका, लुई पास्चर। प्रथम एंटीबायोटिक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 32, मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर माना जाता है क्योंकि इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। कार्बनिक भोजन कृत्रिम रसायनों, हार्मोन, एंटीबायोटिक या आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों के उपयोग के बिना उगाया जाता है। यह सिंथेटिक कीटनाशकों और उर्वरकों से मुक्त होता है, जिसे स्वास्थ्य के लिए अधिक सुरक्षित माना जाता है। कुछ शोधों से यह भी पता चला है कि जैविक रूप से उत्पादित पौधों में पोषक तत्वों का स्तर अधिक हो सकता है, जैसे कि अधिक एंटीऑक्सीडेंट और विभिन्न प्रकार के फ्लेवोनोइड्स। क्वेश्चन नंबर 33, पोलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिनों की कमी के कारण होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन B3 और विटामिन सी। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। विटामिन B3 और विटामिन सी पोलाग्रा यह नियासिन की कमी से होने वाला रोग है जो त्वचा, पाचन और तंत्रिका तंत्र में समस्याएं पैदा करता है। स्कर्वी यह विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है जिसमें मसूड़ों में सूजन, चोट लगना और थकान शामिल है। विटामिन कमी या अधिकता से होने वाला रोग, विटामिन ए रतौंधी, शुष्क त्वचा, विटामिन B2 त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, विटामिन B1 बेरी, विटामिन B3 त्वचा पर दाद, विटामिन B12 रक्ताल्पता, तंत्रिका तंत्र को नुकसान, विटामिन सी स्कर्वी मसूड़ों से खून आना, घाव भरने में देरी, विटामिन डी रिकेट्स, ऑस्टियोमालासिया और ऑस्टियोपोरोसिस वयस्कों में,
विटामिन ए मांसपेशियों में कमजोरी, तंत्रिका तंत्र को नुकसान। विटामिन के रक्त के थक्के जमने में समस्या, अत्यधिक रक्तस्राव। क्वेश्चन नंबर 34। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1 3 4 2। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ए का 1, बी का 3, सी का 4 एवं डी का 2 सही सुमेलित है। सही सुमेलित इस प्रकार है। एड्रीनेलिन गुस्सा, डर, एस्ट्रोजन महिलाएं, इंसुलिन, ग्लूकोज, फेरोमोन्स साथी आकर्षित करना, गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 35। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1975 को। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रारंभ में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को एक अलग श्रेणी में अनुसूचित बैंकों के अंतर्गत रखा गया था, परंतु अब इन्हें भी वाणिज्यिक बैंकों की श्रेणी में रखा जाता है। आरआरबीएस की स्थापना ग्रामीण हिस्सों में ही होती है। ऐसे आरआरबीएस उस क्षेत्र विशेष में ही कार्य कर सकते हैं। एक आरआरबी की स्थापना में 50% योगदान केंद्र सरकार का होता है, 35% योगदान किसी सार्वजनिक बैंक का होता है एवं शेष 15% योगदान राज्य सरकार करती है। यद्यपि इन बैंकों को परिचालन एवं सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक करती है, यह अलग अलग नाम से कार्य करते हैं। भारत में 2 अक्टूबर 1975 को सर्वप्रथम 4 राज्यों में 5 आरआरबीएस की स्थापना की गई थी। भारत में अब नए आरआरबीएस स्थापित नहीं किए जाते हैं। गोवा एवं सिक्किम को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में आरआरबीएस स्थापित है। केलकर समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 1987 में नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना बंद कर दी। क्वेश्चन नंबर 36। वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मूल्य संवर्धित कर। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वस्तु एवं सेवा कर द्वारा मूल्य संवर्धित कर को समाप्त किया गया है। मूल्य संवर्धित कर जीएसटी का पूर्ववर्ती किसी भी अर्थव्यवस्था में बिना मूल्य वर्धित कर के जीएसटी को लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन मूल्य वर्धित कर हमेशा जीएसटी बनेगा। ऐसा आवश्यक नहीं है। यदि किसी देश को जीएसटी आरंभ करना है तो उसे पहले मूल्य वर्धित कर प्रारंभ करना ही पड़ेगा। जीएसटी एक प्रकार से मूल्य वर्धित कर ही है। मूल्य वर्धित कर किसी वस्तु के उत्पादन से लेकर उसके उपभोग तक प्रत्येक चरण पर किए जाने वाला मूल्यवर्धन पर लगने वाला कर है। इस प्रकार जीएसटी में प्रत्येक चरण में कर भुगतान किया जाएगा एवं किसी चरण में जितना कर भुगतान किया गया है उसमें से उससे पहले वाले चरण में किए गए कर भुगतान को घटा दिया जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर अप्रत्यक्ष कर यह 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 37। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण को पारंपरिक रूप से केंद्रीय बजट से एक दिन पहले संसद में पेश किया जाता है। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार वित्तीय वर्ष 1950 से 51 के लिए पेश किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है, जिसकी देखरेख मुख्य आर्थिक सलाहकार करते हैं। पूरा किया गया दस्तावेज वित्त सचिव द्वारा जांचा जाता है और वित्त मंत्री से अंतिम मंजूरी प्राप्त करता है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, जो मौद्रिक नीति के निर्माण और क्रियान्वयन को सम्मिलित करते हुए समस्त बैंकिंग कार्यकलापों के नियंत्रण, नियमन और निरीक्षण का कार्य करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई तथा इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। भारतीय योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 38, सबसे पहले किस भारतीय उत्पाद को जीआई टैग मिला? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दार्जिलिंग चाय। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले भारतीय उत्पाद दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग मिला। भौगोलिक संकेतक का आशय उत्पादों पर प्रयुक्त ऐसे चिन्हों से है जो उत्पादों का विशिष्ट भौगोलिक मूल्य स्थान तथा उस मूल्य स्थान से संबंध होने के कारण उत्पाद की विशेषताओं गुणवत्ता को प्रदर्शित करते हैं। भौगोलिक संकेतक में कृषि उत्पादों के साथ साथ मानवीय कौशल द्वारा निर्मित उत्पाद भी शामिल होते हैं। किसी वस्तु में विशिष्ट गुण वहाँ के उत्पादों के विनिर्माण कौशल, प्रक्रिया या परंपराओं के कारण होता है, जैसे बनारसी साड़ी। दार्जिलिंग चाय भारत में 2004 से 5 में जीआई टैग पाने वाला पहला उत्पाद था। क्वेश्चन नंबर 39, गांधीवादी योजना का विचार निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीमन नारायण अग्रवाल। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। गांधीवादी योजना का विचार श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रस्तुत किया था। गांधीवादी आर्थिक चिंतन की विचारधारा का समावेश करते हुए श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1994 में गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया। इस योजना में कृषि क्षेत्र एवं लघु कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। जन योजना एम.एन. राय द्वारा 1945 में जन योजना को प्रस्तुत किया गया। इसमें लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर बल दिया गया। इसमें कृषि क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्र दोनों के विकास को प्राथमिकता दी गई। सर्वोदय योजना भारत में नियोजित विकास की एक रूपरेखा का प्रस्तुतिकरण 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया, जिसे सर्वोदय योजना के नाम से जाना जाता है। इसमें कृषि एवं कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों पर बल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 40, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 जुलाई 1982 को। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई थी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर की गई। यह देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। ग्रामीण शाख के क्षेत्र में वे सारे कार्य जो पहले भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किए जाते थे, अब राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा किए जाते हैं। यह राज्य के सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं भूमि विकास बैंकों एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थाओं को अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। क्वेश्चन नंबर 41, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अधिनियम में खाद्य एवं साथ साथ पोषण सुरक्षा भी प्रदान की गई। दूसरा है, इस अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 70% परिवार और शहरी क्षेत्रों में 60% परिवार आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। मतलब उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो केवल एक। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में कथन 1 सही है तथा कथन 2 गलत है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 भारत सरकार ने 10 सितंबर 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अधिसूचित किया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 47 में उल्लेखित है। राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों के पोषण तथा जीवन स्तर को ऊंचा करने एवं लोक स्वास्थ्य में सुधार को सुनिश्चित को प्रभावित करने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्मित किया गया है, जो देश की लगभग 2/3 आबादी 67% को भोजन का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राज्य सहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को कवर करने का प्रावधान है। अधिनियम के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को चावल, गेहूं व मोटे अनाज क्रमशः कम दर पर प्रति माह देने का प्रावधान किया गया है। पात्र परिवारों की पहचान करना तथा उनको राशन कार्ड
जारी करना राज्य सरकार के अधीन है। राशन कार्ड पर 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की महिलाओं को मुखिया के तौर पर नामित करने एवं ऐसा नहीं होने पर परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य को मुखिया के तौर पर नामित करने का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हैदराबाद। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय हैदराबाद में है। मल्होत्रा समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय बीमा क्षेत्र के विनियमन के लिए भारत सरकार द्वारा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के तहत वर्ष 2000 में इरडा की स्थापना की गई। इरडा एक स्वायत्ता निकाय है। इसके लिए एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य तथा 4 अंशकालिक सदस्यों की व्याख्या की गई है, जिनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। यह प्राधिकरण अपने मुख्यालय हैदराबाद से काम करता है। इरडा का लक्ष्य पॉलिधारकों के हितों की सुरक्षा करना तथा उनके प्रति उचित व्यवहार सुनिश्चित करना, बीमा उद्योग से संबंध विनियमन, प्रवर्तन तथा क्रमिक वृद्धि को सुनिश्चित करना है। इरडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्ष्मण कुंड। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। लक्ष्मण कुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है। यह मुंगेर का सर्वाधिक गर्म जल कुंड है। बिहार के प्रमुख गर्म जल कुंड अवस्थिति। अन्य तथ्य: ब्रह्मकुंड राजगीर बिहार में सर्वाधिक तापमान वाला गर्म जल कुंड। सप्तधारा राजगीर अन्य नाम सात धाराओं से गर्म जल कुंड निकलने के कारण इसका नाम पड़ा। सूर्य कुंड राजगीर, नानक कुंड राजगीर, गोमुख कुंड राजगीर, मखदुम कुंड राजगीर, लक्ष्मण कुंड मुंगेर। मुंगेर का सर्वाधिक गर्म जल कुंड। सीता कुंड मुंगेर, जन्म कुंड मुंगेर, भीम बांध मुंगेर, ऋषि कुंड मुंगेर, रामेश्वर कुंड मुंगेर, भरारी कुंड मुंगेर, अग्नि कुंड गया। क्वेश्चन नंबर 44, उदयपुर झील का संबंध किस जिला से है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम चंपारण। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। उदयपुर झील पश्चिम चंपारण में अवस्थित है। बिहार के प्रमुख आर्द्रभूमि स्थल स्थित जिला: कांवर झील मंझौल बेगूसराय, कुशेश्वर झील कुशेश्वर स्थान दरभंगा, घोघा चाब मनिहारी कटिहार, भूसारा मन भूसारा मुजफ्फरपुर, ब्रह्मपुरा मन मुजफ्फरपुर, कोसिरिया चौर मोतिहारी पूर्वी चंपारण, चैता चौर पिपरी पकरी पश्चिम चंपारण, मानसी चौर फुलिया खार खगड़िया, भरथुआ चौर भरथुआ मुजफ्फरपुर, भगवा चौर बलुआ बाजार सहरसा, सिमरी बख्तियारपुर झील सिमरी बख्तियारपुर सहरसा। नोट: कांवर झील रामसर स्थल की सूची में शामिल 39वां स्थल है। यह बिहार का पहला रामसर स्थल है। क्वेश्चन नंबर 45, लोटा विद्रोह कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1856 ईस्वी। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। लोटा विद्रोह 1856 ईस्वी मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा किया गया था। जेल में कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा देने का निर्णय लिया। कैदियों ने इसका बड़ा विरोध किया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार को पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देना पड़ा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: बिहार में नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी बिहार के सोरा उत्पादक वर्ग नोनिया द्वारा किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के शाहाबाद में नवंबर 1920 ईस्वी में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदार कर बंद करने के लिए
आंदोलन चलाया गया। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदारी कर बंद कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 46, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महामाया प्रसाद सिन्हा। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। बिहार के प्रथम निर्दलीय एवं गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे। 1967 से 68 ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री। आज़ादी से पहले मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री कहा जाता था मोहम्मद यूनुस। 1937 स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। बिहार की प्रथम और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। बिहार के प्रथम कार्यवाहक मुख्यमंत्री दीप नारायण सिंह। बिहार में सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का वर्तमान स्थलाकृति सुनिश्चित हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लीस्टोसीन युग में। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। भारत की वर्तमान स्थलाकृति प्लीस्टोसीन युग में सुनिश्चित हुई। प्लीस्टोसीन हिमयुग के बाद हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के निक्षेपण से और जलोढ़ से निर्मित संरचना के रूप में भारत के उत्तरी मैदान की उत्पत्ति हुई। क्रिटेशियस काल में दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। टर्शियर युग में भारतीय एवं यूरेशियन प्लेट का चक्कर से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। ओलिगोसीन काल में वलन की प्रक्रिया से बृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई। मायोसीन काल में लघु या मध्य हिमालय की उत्पत्ति हुई। प्लेओसीन काल में शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई। क्वेश्चन नंबर 48, किसे तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्रांस हिमालय। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। ट्रांस हिमालय का अधिकांश भाग तिब्बत में होने के कारण इसे तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जासकर, कैलाश आदि पर्वत श्रेणियां आती है। यह बृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है। इसका निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है, जो भारत की सबसे ऊंची एवं विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोची ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49, कश्मीर घाटी अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहुल स्पीति है। कुल्लू एवं कांगड़ा घाटियाँ अवस्थित है। कश्मीर घाटी में हिमोड निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को करेवा कहते हैं। यह केसर की खेती के लिए अधिक प्रसिद्ध है। कश्मीर घाटी बनिहाल दर्रे द्वारा जम्मू से जुड़ी हुई है। लघु हिमालय की ढाल पर अनेक छोटे से छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग आदि, तथा उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1960 में। भारत और पाकिस्तान के मध्य 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता से पाकिस्तान के कराची में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुआ। इस समझौते के तहत सिंधु नदी तंत्र की 3 पूर्वी नदियों रावी, सतलज और ब्यास के जल पर भारत को पूरा अधिकार दिया गया, जबकि 3 पश्चिमी नदियों झेलम, चिनाब और सिंधु के जल को पाकिस्तान को दिया गया। इसके साथ ही भारत को पश्चिमी नदियों पर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के तहत पनबिजली उत्पादन का अधिकार भी दिया गया है। सिंधु जल संधि 1960 के अनुच्छेद 8 के अंतर्गत इस संधि के क्रियान्वयन हेतु एक अस्थायी सिंधु आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 51, शुष्क कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, काली मिट्टी। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। काली मिट्टी शुष्क कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की बृहत्तम क्षमता होती है।
काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में पाई जाती है। इस मिट्टी में लोहा, चूना, एल्युमिनियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रचुर मात्रा में होता है, जबकि नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस व कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। इसमें कपास, मोटे अनाज, तिलहन, सूर्यमुखी, अंडी, सब्जियां, खट्टे फल की खेती होती है। इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 52, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला टाइगर रिजर्व है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पक्के टाइगर रिजर्व। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 2023 की भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला टाइगर रिजर्व पक्के टाइगर रिजर्व है। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पक्के टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्रफल का 97.05% भाग वन से आच्छादित है। सर्वाधिक वनावरण वाला टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गांधी सागर बांध नर्मदा नदी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। गांधी सागर बांध परियोजना मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर अवस्थित है। चंबल नदी यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के महू के दक्षिण के विंध्य श्रेणी से निकलती है। चंबल नदी पर निर्मित प्रमुख बांध गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। क्वेश्चन नंबर 54, सिंगरौली कोयला उत्पादक क्षेत्र किस नदी घाटी में स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सोन नदी घाटी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सिंगरौली कोयला क्षेत्र सोन नदी घाटी में स्थित है। सोन नदी घाटी में अधिकांशतः मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। सोन नदी घाटी के अंतर्गत प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों में मध्य प्रदेश का सिंगरौली, सोहागपुर व उमरिया आदि है। भारत में गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः नदी घाटियों में पाया जाता है। इसके प्रमुख क्षेत्र दामोदर घाटी, गोदावरी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी तथा वर्धा नदी घाटी है। झारखंड का झरिया भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, जो दामोदर नदी घाटी में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 55, विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सोवियत संघ। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से हुआ है। यह भारत का पहला समुद्र तटीय इस्पात कारखाना है। इसको लौ अयस्क बैलाडीला की खान से प्राप्त होता है एवं ऊर्जा हेतु कोयला दामोदर घाटी से प्राप्त होता है। इस संयंत्र के विषय में भारत और सोवियत संघ के बीच वर्ष 1979 में समझौता हुआ। अंततः भारत सरकार ने वर्ष 1982 में इसकी स्वीकृति प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 56, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, माहे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार पुदुचेरी का माहे जिला सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। दमन एवं दीव दमन जिला न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। राज्यों में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है, जबकि न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का है। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात पुदुचेरी का है, जबकि न्यूनतम लिंगानुपात दमन एवं दीव का है। मिजोरम का शेरछिप जिला का साक्षरता दर सर्वाधिक दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला देश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर 57, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉर्ज लेमेत्रे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेत्रे ने किया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में 4 सिद्धांत प्रमुख है, जिसमें बिग बैंग सिद्धांत सर्वाधिक प्रचलित एवं मान्य है। इसे ही विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना की पुष्टि डॉपलर प्रभाव से भी की जा चुकी है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व भारी पदार्थों से निर्मित एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड था, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और ताप घनत्व अनंत था।
बिग बैंग की प्रक्रिया में इसके अंदर महाविस्फोट हुआ और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। बिग बैंग घटना के पश्चात आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल का विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुषुप्त ज्वालामुखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माउंट विसुवियस। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। प्रयुक्त ज्वालामुखियों में से इटली का माउंट विसुवियस एक प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी है। वे ज्वालामुखी जो कुछ समय या लंबे समय से सक्रिय नहीं है लेकिन कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। सुषुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण जापान का फ्यूजियामा, इटली का विसुवियस, अंडमान निकोबार का नारकोंडम। माउंट एटना इटली, माउंट मेयना फिलीपींस, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 59, हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 30 मई को। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष 30 मई को मनाया जाता है। यह दिवस 1826 में इसी दिन प्रकाशित हुए उदंत मार्तंड की याद में मनाया जाता है। परीक्षा उपयोगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस या थीम। दिवस तिथि थीम, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2025। हिंदी ए ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 2025। प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च 2025। ए जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल्स। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2025। हेल्दी बिगनिंग्स, होपफुल फ्यूचर्स। विश्व रेडॉक्स दिवस 8 मई 2025। कीपिंग ह्यूमैनिटी एलाइव। क्वेश्चन नंबर 60, हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हर्षवर्धन अग्रवाल। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में हर्षवर्धन अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। फिक्की का फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। परीक्षा उपयोगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2024 से 25। फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष पूनम शर्मा, एसएसबी के महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद, चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु के कुलाधिपति एस सोमनाथन, भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष CS शेट्टी, रक्षा लेखा महानियंत्रक डॉक्टर मयंक शर्मा, पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा, NTPC के निदेशक रविंद्र कुमार। 61, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस के अनुसार भारत की जनसंख्या अप्रैल 2025 तक हो गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 146.39 करोड़। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। प्रश्नानुसार भारत की जनसंख्या अप्रैल 2025 तक 146.39 करोड़ तक पहुंच चुकी है। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस 11 जून 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की वार्षिक रिपोर्ट है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थिति, जनसांख्यिकीय ढांचा, आयु वर्ग और प्रतिशत। 65+ वर्ष 7%, भविष्य में तेजी से बढ़ने की आशंका। 15 से 64 वर्ष कार्यशील युवा 68%, 10 से 24 वर्ष युवा 26%, 0 से 14 वर्ष बच्चे 24%। क्वेश्चन नंबर 62, अमेरिका के प्रसिद्ध व्यवसायी एलन मस्क ने किस नाम से नई राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका पार्टी। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। अमेरिका के व्यवसायी एलन मस्क ने अमेरिका पार्टी नाम से नई राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, भारतीय आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंडियन मैंगो मेनिया 2025 का आयोजन आबू धाबी में किया गया।
3x35 पहल विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू किया गया है। विश्व बैंक के स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ के आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा समानता वाला देश है। क्वेश्चन नंबर 63, 29 मई 2025 को संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 77वीं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 29 मई 2025 को संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की स्थापना की 77वीं वर्षगांठ मनाई गई। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की स्थापना 29 मई 1948 को किया गया था। इस सेना की सबसे पहली तैनाती वर्ष 1948 में फिलिस्तीन में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक नीले रंग का कैप पहनते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक बल को 1998 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया था। शांति सेना में सैन्य योगदान के नजरिए से विश्व के सभी देशों में भारत तीसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के बीच ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना हेतु समझौता हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना हेतु मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बीच समझौता हुआ है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, भारत की रेनेसा कंपनी ने नोएडा में बेंगलुरु में भारत के पहले 3NM चिंपांजी जाइन केंद्र का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में वीर रथ पार्क विकसित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 65, हाल के समाचार पत्रों में चर्चा में रही परिसीमन आयोग का संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 82। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 में परिसीमन आयोग के वर्णन किया गया है। परिसीमन का तात्पर्य लोकसभा और विधानसभाओं के लिए प्रत्येक राज्यों में सीटों की संख्या और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया से है। परिसीमन आयोग 3 सदस्यीय निकाय है। भारत के परिसीमन आयोग का गठन वर्ष 1952, 1963, 1973 और 2002 में किया गया है। अनुच्छेद 84 संसद सदस्य की योग्यता का निर्धारण। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति को सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार। अनुच्छेद 88 मंत्रियों और भारत के महान्यायवादी को संसद के सदनों और समितियों में भाग लेने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 66, हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत पहली बार गंगा डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी असम। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वन्य जीव संरक्षण में एक ऐतिहासिक प्रयास से असम में ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी कुल्सी में एक नर गंगा डॉल्फिन को सैटेलाइट टैग किया गया है। भारत तथा दुनिया में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन को टैग किया गया है। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के अनुसार वर्ष 2024 में पृथ्वी पर 15 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान दर्ज हुआ है। चर्चा में रही 32 मंजिला ऊंचे ग्लेन रॉकेट का संबंध ब्लू ओरिजिन अंतरिक्ष एजेंसी से है। विश्व के पहले क्रायोबॉर्न बेबी कोरल को ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया गया है। नंबर 67, 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किन दो नदियों को जोड़ने की परियोजना की आधारशिला रखी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी केन बेतवा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को आधारशिला रखी। भेल ने भूटान में पुनात सांगधु जल विद्युत परियोजना का चालू किया है। ऊपर करवाली जल विद्युत परियोजना भारत तथा नेपाल की एक संयुक्त परियोजना है। सर्वोच्च न्यायालय में तमिलनाडु में निर्माणाधीन कावेरी दक्षिण बेल्लार लिंक परियोजना से संबंधित याचिका को खारिज कर दिया। मालवा नहर परियोजना का निर्माण दक्षिण पंजाब में सिंचाई को सुलभ बनाने के लिए किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से किन्हें शांति क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निहान हिंदांक्यो समूह। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वर्ष 2024 का शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार निहान हिदांक्यो समूह को प्रदान किया गया। जापान के इस संगठन का उद्देश्य दुनिया भर में परमाणु बम के प्रयोग को समाप्त करना है।
नोबेल पुरस्कार विजेता 2024। विषय प्राप्तकर्ता अन्य तथ्य साहित्य हांगकांग दक्षिण कोरिया। अन्य तथ्य साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली एशियाई महिला है। चिकित्सा विक्टर एम्ब्रोस यूएसए और गैरी रुकुवन यूएसए ने इन्हें यह पुरस्कार माइक्रो डीएनए की खोज एवं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में इनके योगदान हेतु दिया गया। अर्थशास्त्र साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन और डेरॉन एसमोग्लू। संस्थाओं के निर्माण और समृद्धि पर उनके प्रभाव पर शोध करने के लिए दिया गया। भौतिकी जेफरी हिंटन, कनाडाई ब्रिटिका और जॉन जे हॉपफील्ड। इन्हें यह पुरस्कार कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास हेतु एवं कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने हेतु दिया गया। रसायन विज्ञान जॉन जम्पर, डेमिस हस्बिस और डेविड बेकर। प्रोटीन डिजाइन एवं प्रोटीन संरचनाओं की भविष्यवाणी करने हेतु दिया गया। क्वेश्चन नंबर 69। हाल ही में खबरों में रहा रोहतांग आर पार पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अजय। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। रोहतांग आर पार पुस्तक के लेखक अजय है। इस पुस्तक को विमोचन 4 मार्च 2025 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा शिमला में किया गया था। परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य चर्चित पुस्तक के लेखक द ग्रेट काउंसलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया संजीव चोपड़ा, रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट अरुण सिंघल, कॉल ऑफ द गिर परमिल नथवानी, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स हिमांशु राय, द वर्ल्ड आफ्टर गांजा पंकज मिश्र। क्वेश्चन नंबर 70। हाल ही में चर्चित श्री विजयपुरम निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित नाम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पोर्ट ब्लेयर। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। श्री विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर का परिवर्तित नाम है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक भाग है, जहां इस परिवर्तित नाम के साथ कुछ अन्य द्वीपों के नाम भी बदले गए। रॉस आइलैंड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील आइलैंड, शहीद द्वीप, हैवलॉक द्वीप, स्वराज द्वीप। पुणे हवाई अड्डे का परिवर्तित नाम संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा है। कनेर्ज ब्रिज का परिवर्तित नाम सिंदूर ब्रिज है। वही सिलक्यारा टनल का नया नाम बाबा बौखनाग सुरंग रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 71। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2025 से 2035 तक की अवधि को जलविद्युत दशक घोषित किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 13 जून 2025 को अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत दशक घोषित किया है। परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जा रहे 8 पोतों की श्रृंखला में 5वें तीव्र गश्ती पोत अचल को गोवा में लॉन्च किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2025 के अवसर पर तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य को अधिसूचित किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत जेन नामक पहले स्वदेशी रूप से विकसित और सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का शुभारंभ किया। ध्रुव नीति के दस्तावेज का विमोचन मई 2025 में डाक विभाग द्वारा किया गया। ध्रुव का फुल फॉर्म डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 72। हाल ही में ऑपरेशन ओलिविया अभियान किसके द्वारा संचालित किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी भारतीय तटरक्षक बल। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ऑपरेशन ओलिविया अभियान भारतीय तटरक्षक बल द्वारा संचालित किया गया। यह अभियान ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा और संरक्षण हेतु किया गया। परीक्षा उपयोगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण अभियान 2024 से 25। अभियान जारीकर्ता मुख्य उद्देश्य वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। राजस्थान सरकार राज्य में जल संकट की समस्या से निपटने हेतु एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री। पर्यावरण के प्रति जागरूकता वर्ष 2070 तक 0 लक्ष्य की प्राप्ति। स्कूलों को 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। माई स्कूल माई प्राइड अभियान। हिमाचल प्रदेश राज्य के सरकारी स्कूलों की शिक्षा में बदलाव लाना एवं समग्र छात्र विकास को बढ़ावा देना। मांझी वसुंधरा 6.0
महाराष्ट्र सरकार पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देना, कार्बन उत्सर्जन एवं ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन पर नियंत्रण करना। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किस शहर में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉस एंजेलिस। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का लॉस एंजेलिस में वर्ष 2028 में किया जाएगा। आयोजन वर्ष, प्रतियोगिता आयोजन स्थल 2032 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, 2026 25वां शीतकालीन ओलंपिक मिलान और कार्टिना इटली, 2030 26वां शीतकालीन ओलंपिक फ्रांस, 2034 27वां शीतकालीन सॉल्ट लेक सिटी यूएसए, 2026 फोर्थ ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक डकार सेनेगल, 2025 ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी टीम प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का विजेता रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा वॉरियर्स क्लब। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 के फाइनल में ओडिशा वॉरियर्स क्लब ने सुरमा हॉकी क्लब को हराकर जीती है। पुरुष की हॉकी इंडिया लीग 2024 से 25 का खिताब बंगाल टाइगर्स ने हैदराबाद तूफान को हराकर जीता है। पश्चिम बंगाल ने केरल को हराकर अपनी 33वीं संतोष ट्रॉफी जीता है। यह संतोष ट्रॉफी का 78वां संस्करण था। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस देश में बना आधुनिक मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल युद्धपोत तमाल भारतीय नौसेना के बड़े बेड़े में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस। तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। जून 2025 में रूस के यांतर शिपयार्ड में बनाया गया आधुनिक मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल युद्धपोत तमाल भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ है। एयरो इंडिया के 15वां संस्करण का आयोजन बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन में किया गया। जनवरी 2025 में भारत ने गोपालपुर सीवर्ड फायरिंग रेंज ओडिशा में अपने पहले स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम मार्गवास्त्र का सफल परीक्षण किया है। क्वेश्चन नंबर 76, भारत सरकार अंटार्कटिका में एक नया अनुसंधान केंद्र किस नाम से स्थापित करने वाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैत्री-2। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। भारत सरकार अंटार्कटिका में मैत्री-2 नामक एक नया अनुसंधान केंद्र स्थापित करने वाला है। नया स्टेशन मौजूदा मैत्री स्टेशन के पास पूर्वी अंटार्कटिका में स्थित होगा। नया स्टेशन वर्ष 2029 तक तैयार होने की संभावना है। वर्तमान मैत्री स्टेशन की स्थापना वर्ष 1988 में की गई थी, जिसका परिचालन जीवन काल केवल 10 वर्ष था। नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल के फील्ड मूल्यांकन परीक्षण राजस्थान के पोखरण में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 77, हाल ही में HIV रोकथाम के लिए लेनाकापावीर नामक दवा निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिलियड साइंसेज। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। लेनाकापावीर नामक दवा गिलियड साइंसेज द्वारा विकसित किया गया है। लेनाकापावीर दवा को संयुक्त राज्य अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंजूरी दी है। यह एक एंटीरेट्रोवायरल दवा है जिसका उपयोग HIV की रोकथाम के लिए प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस या PrEP के रूप में किया जाता है। लेनाकापावीर एक इंजेक्टेबल प्रेप है जिसे वर्ष में दो बार लेना होता है। इस दवा का विपणन यज़टुगो ब्रांड नाम से किया जाता है। फाइजर इंक यह एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय दवा कंपनी है जो वैक्सीन और विभिन्न बीमारियों की दवाओं के लिए जानी जाती है। बायोकॉन इंक यह कंपनी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के लिए इलाज विकसित करती है। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज यह एक बहुराष्ट्रीय फार्मा कंपनी है जो जेनेरिक दवाएं, सक्रिय दवा सामग्री और विशेष दवाओं पर काम करती है। क्वेश्चन नंबर 78, वर्ष 1991 बैच के बिहार
कैडर के किस अधिकारी को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रत्यय अमृत। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बिहार कैडर के IAS अधिकारी प्रत्यय अमृत को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। प्रत्यय अमृत ने 1 सितंबर 2025 से आधिकारिक रूप से कार्यभार ग्रहण किया। इन्होंने अमृत लाल मीणा का स्थान लिया है। वर्ष 2011 में इन्हें प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बिहार के कुछ महत्वपूर्ण संगठन संस्थाओं के प्रमुख अध्यक्ष: पुलिस महानिदेशक DGP विनय कुमार, राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त त्रिपुरारी शरण, बिहारी कर्मचारी चयन आयोग अध्यक्ष आलोक राज, बिहार राज्य महिला आयोग अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा, राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल, बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, बिहार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, बिहार विधान परिषद सभापति अवधेश नारायण सिंह, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण महानिदेशक रविंद्र शंकरन, महाधिवक्ता PK शाही, राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष अनंत मोहर बदर, बिहार लोक सेवा आयोग अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई। क्वेश्चन नंबर 79, 30 जुलाई 2025 को विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑपरेशन नया सवेरा। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। 30 जुलाई 2025 को विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस ने ऑपरेशन नया सवेरा शुरू किया है। ऑपरेशन नया सवेरा शोषणकारी क्षेत्रों से तस्करी पीड़ितों, विशेष रूप से नाबालिगों को बचाने और पुनर्वास करने के लिए एक प्रमुख अभियान है। विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस 2025 की थीम है मानव तस्करी संगठित अपराध है, शोषण समाप्त करे। ऑपरेशन मर्यादा केदारनाथ धाम यात्रा के सुचारू संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा मई 2024 में लॉन्च किया गया। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चक्रवात मोचा में प्रभावित लोगों की मदद के लिए मई 2023 में इसे शुरू किया था। ऑपरेशन राइजिंग सन राजस्व खुफिया निदेशालय ने मार्च 2024 में सोने की तस्करी सिंडिकेट का उजागर करने के लिए इस ऑपरेशन को शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा खेल कोर्ट पर नहीं खेला जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पोलो। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पोलो खेल कोर्ट पर नहीं खेला जाता है, अतः विकल्प में दिए गए अन्य सभी खेल कोर्ट पर खेला जाता है। पोलो आमतौर पर यह माना जाता है कि पोलो का जन्म फारस में हुआ था। फारस में 525 ईस्वी पुलु के नाम से यह खेल खेला जाता था। ऐसा भी माना जाता है कि पोलो का जन्म भारत के मणिपुर में हुआ। आधुनिक काल में सबसे पहले पोलो का गठन 1859 में असम के कछार में हुआ। भारत से यह खेल 10वीं हुसार रेजिमेंट द्वारा 1869 ईस्वी में इंग्लैंड ले जाया गया। यह खेल फील्ड पर खेला जाता है। परिमाप लंबाई 300 गज, चौड़ाई 150 गज, गोलों के बीच का फासला 250 गज, गोल पोस्ट के बीच की चौड़ाई 8 गज। प्रमुख खेल शब्दावली: बंकर, चक्कर, मैलेट, बंडर, चुक्का, एडिस, रेल, एंगल, शॉट आदि। परीक्षा उपयोगी प्रमुख खेलों के खेल परिसर संबंधित खेल: फील्ड, फुटबॉल, हॉकी, पिच, क्रिकेट, रग्बी, रिंक, कर्लिंग, आइस हॉकी, ग्रीस, बाउल्स, कोर्ट, खो-खो, स्क्वैश, हैंडबॉल, पूल, तैराकी, एली, बाउलिंग। क्वेश्चन नंबर 81, टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, भुवनेश्वर। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया भुवनेश्वर को कहा जाता है। यहाँ एक दो नहीं बल्कि 500 से ज़्यादा मंदिर है। इसी वजह से इसे टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। भुवनेश्वर के प्रसिद्ध मंदिर लिंगराज मंदिर शहर का सबसे बड़ा और पुराना मंदिर है। राजरानी मंदिर, परशुरामेश्वर मंदिर, राम मंदिर, ब्रह्मा मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर आदि। परीक्षा उपयोगी प्रमुख शहर एवं उपनाम: शहर का नाम, उपनाम: भिलाई छत्तीसगढ़, स्टील सिटी ऑफ इंडिया वायनाड केरल, भगवान का बगिया तिरुपति आंध्र प्रदेश, भारत की आध्यात्मिक राजधानी प्रयागराज उत्तर प्रदेश, ईश्वर का वास संगम सिटी कोलकाता, महलों का शहर डायमंड हार्बर, हैदराबाद सिकंदराबाद ट्विन सिटी, वाराणसी उत्तर प्रदेश, मंदिरों एवं घाटों का नगर कोचीन, मसालों का शहर भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलोर कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 82, जयप्रकाश नारायण को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1965 ईस्वी।
तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जयप्रकाश नारायण को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से 1965 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। परीक्षा उपयोगी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले भारतीय व्यक्ति क्षेत्र वर्ष विनोबा भावे सामुदायिक नेतृत्व 1958, चितामन देशमुख जन सेवा 1959, मदर टेरेसा जन सेवा 1962, वर्गीज कुरियन सामुदायिक नेतृत्व 1963, सत्यजीत रे साहित्य 1965, एम.एस. स्वामीनाथन सार्वजनिक नेतृत्व 1971, अरुण शौरी पत्रकारिता 1982, पंडित रविशंकर साहित्य 1992, किरण बेदी शासकीय सेवा 1994, अरुणा राय सामुदायिक नेतृत्व 2000, अरविंद केजरीवाल उद्गामी नेतृत्व 2006, भरत वटवानी सोनम वांगचुक जन सेवा 2018, रवीश कुमार पत्रकारिता 2019। जयप्रकाश नारायण श्रीवास्तव को लोकप्रिय रूप से जेपी या लोकनायक कहा जाता है। 1999 ईस्वी में समाज में उनके योगदान के सम्मान में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुषाण वंश। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थी। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक कनिष्क के साम्राज्य का विस्तार मध्य एशिया तक था। कुषाण वंश संस्थापक कुजुल कड़फिसस सबसे प्रतापी राजा कनिष्क, प्रथम राजधानी पुरुषपुर या पेशावर, द्वितीय राजधानी मथुरा। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासन काल में हुआ था। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। कुषाण यूची एवं तोखरी भी कहलाते हैं। कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग 1957 ईस्वी में लाया जाता है। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। कनिष्क ने चीन के शासक पांचाओं से युद्ध किया था, जिसमें पहले कनिष्क की पराजय हुई तथा बाद में विजय। क्वेश्चन नंबर 84, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोंकण। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को कीकट कहा जाता था। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध कहा जाता था। मगध प्राचीन में 16 महाजनपदों में से एक था। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेद में मगध क्षेत्र को कीकट कहा गया है। यह बुद्ध काल तथा परवर्ती काल में उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध जनपद है। इसके अंतर्गत आधुनिक पटना एवं गया जिले शामिल थे। इसकी राजधानी गिरिब्रज राजगिरी थी, जो 5 पहाड़ियों से घिरी है। मगध की सीमा उत्तर में गंगा से, दक्षिण से विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। क्वेश्चन नंबर 85, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे? भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। उसको देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। वह एक अच्छा प्रशासक था। तो इसका आंसर हो जाएगा, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1, 2, 3। 1, 2, 3, 4 नंबर गलत है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दिए गए कथनों में से 1, 2, 3 कथन सही है। सिकंदर लगभग 20 वर्ष की अल्पायु में ही सिंहासन रूढ़ हुआ। वह अरस्तु का शिष्य था। यूनानी शासन सिकंदर का भारत पर आक्रमण लगभग 326 ईसा पूर्व में हुआ। भारत विजय अभियान के तहत सिकंदर 326 ईसा पूर्व में बल्ख बैक्ट्रिया वर्तमान अफगानिस्तान का क्षेत्र को जीतने के बाद काबुल होता हुआ हिंदू कुश पर्वत खैबर दर्रा पार कर भारत आया। तक्षशिला के शासक आम्भी ने आत्मसमर्पण के साथ उसका स्वागत करते हुए उसे सहयोग का वचन दिया। सिकंदर को पंजाब, झेलम तथा चिनाब का मध्यवर्ती क्षेत्र के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पिज या झेलम के युद्ध नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में पोरस की पराजय हुई। सिकंदर विजित प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप को सौंपकर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया। भारत में सिकंदर के सफलता के कारण भारत में किसी एक केंद्रीय सत्ता का अभाव, राज्य किसी एक केंद्रीय सत्ता के अधीन नहीं थे।
सिकंदर की सेना का शक्तिशाली होना, उसकी सेना में तेज तर्रार घोड़ों की बहुलता थी। आम्भी जैसे शासकों का सहयोग भी उसकी सफलता का एक बड़ा कारण। क्वेश्चन नंबर 86, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्कों का। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 1236 ईस्वी में सत्ता पर बैठने के बाद रजिया ने सर्वप्रथम अपने विद्रोहियों का दमन किया। रजिया पर्दा त्याग कर पुरुषों की भांति कबा, कुबा, कोट और कुलाह टोपी पहनकर जनता के समक्ष आने लगी। रजिया सुल्तान ने इक्ताओं अक्ताओं में फेरबदल कर अपने हिसाब से नियुक्तियां की। एक अबिसिनाई दास जलालुद्दीन याकुत को उसने अमीर एक आखुर अश्वशाला का प्रमुख नियुक्त किया। इन नियुक्तियों से खफा उसके एक अमीर अल्तुनिया, जिसे रजिया ने तवरहिंद भंटीडा का इक्तादार नियुक्त किया था, उसने विद्रोह कर दिया, जिसमें अमीर वर्ग में ने उसका साथ दिया। हालांकि बाद में रजिया ने अल्तुनिया को अपने साथ मिलाने के लिए उससे शादी की। रजिया अब अमीरों के विद्रोह का दमन करने राजधानी से बाहर निकली। तभी जलालुद्दीन याकुत को तुर्क अमीरों ने मारकर राजधानी में मुइजुद्दीन बहरामशाह को गद्दी पर बैठा दिया। जब रजिया अल्तुनिया के साथ राजधानी वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में कुछ षड्यंत्रकारी डाकुओं ने उनकी हत्या कर दी। क्वेश्चन नंबर 87, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भू राजस्व। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। टोडरमल ने भू राजस्व में ख्याति अर्जित की थी। अकबरकालीन भू राजस्व व्यवस्था। अकबर के वित्त मंत्री के रूप में राजा टोडरमल ने एक नई राजस्व प्रणाली जब्त और एक कर प्रणाली दहसाला लागू की। 1580 ईस्वी में दहसाला प्रणाली को लागू किया गया, जिसमें स्थानीय कीमतों, उत्पादन, उत्पादकता आदि के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया था। दहसाला प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों पर पिछले 10 वर्षों में लगने वाले राजस्व का औसत निकाला गया और उसका 1/3 भू राजस्व निर्धारित किया गया। कालांतर में स्थानीय कीमतों को आधार बनाकर नकद रूप में विभिन्न फसलों की मूल्य सूची बनाई गई, जिसे दस्तूर-ए-अमल कहा गया। भू राजस्व नकद एक अनाज व अनाज दोनों में स्वीकार्य था, किंतु अकबर की इच्छा नकद वसूली में अधिक थी। 1586 से 87 ईस्वी में अकबर ने गज-ए-सिकंदरी अंक की जगह गज-ए-इलाही को अपनाया। नक्शा या कनकूत, इसमें मापन के बाद अनुमान को राजस्व निर्धारण का आधार बनाया जाता था। अकबर के काल में दक्कन में हल की संख्या भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था। क्वेश्चन नंबर 88, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अल्बुकर्क। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क तथा अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1505 से 1515 यह दूसरा पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। उसने अल्मीडा की ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद करवाया। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। अल्बुकर्क ने 1511 में मलक्का द्वीप तथा 1515 में हॉर्मुज पर अधिकार किया। 1510 में उसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। यहीं से पुर्तगाली साम्राज्य का नींव पड़ा। साथ ही गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व की मुहर लगा दी। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों को भटकाल में दुर्ग बनाने की इजाज़त दी। उल्लेखनीय है कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 9 भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लासी का युद्ध। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्लासी का युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर को धोखाधड़ी के कारण पराजित हुआ। अंग्रेजी ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रही। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। प्लासी भागीरथी नदी के किनारे है।
प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति को स्थापित तो किया ही, साथ ही अंग्रेजों की सुगम पहुंच बंगाल में संपन्न खजाने तक भी कर दी। युद्ध पश्चात नवाब बने मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगना की जमींदारी प्रदान की, साथ ही बंगाल, बिहार व उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की। प्लासी की विजय कंपनी, विशेषतः क्लाइव की कूटनीति का परिणाम था। उल्लेखनीय है कि बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 पश्चात अंग्रेजी सत्ता के प्रभुत्व की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 90, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दलीप सिंह। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दलीप सिंह था। लॉर्ड डलहौजी ने मार्च 1849 में बंगाल का अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत विलय कर लिया। महाराजा दलीप सिंह को अंग्रेजों ने लगभग 5 लाख रुपये की वार्षिक पेंशन पर शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया। दलीप सिंह ने कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश राजकूट में लगा दिया गया। रणजीत सिंह 1780 से 1839। रणजीत सिंह का जन्म 1780 ईस्वी में हुआ था। 1792 ईस्वी में रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के प्रमुख बने। 1799 में रणजीत सिंह ने लाहौर पर कब्जा किया और 1802 में भंगी मिसल में अमृतसर छीन लिया। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया तथा लाहौर में ही अदालत-ए-आला नामक न्यायालय की स्थापना की। रणजीत सिंह ने 1809 ईस्वी में चार्ल्स मेटकॉफ के साथ अमृतसर की संधि की। रणजीत सिंह को शाह शुजा ने कोहिनूर हीरा दिया था। फ्रांसीसी यात्री विक्टर जकामा ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की थी। क्वेश्चन नंबर 91, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन रॉकेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह था। सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को प्रारंभ किया जाना था, किंतु तारीख की गलतफहमी के कारण सत्याग्रह प्रारंभ होने से पहले ही आंदोलन ने हिंसक स्वरूप धारण कर लिया। अमृतसर हिंसा से सर्वाधिक प्रभावित हुआ। 9 अप्रैल को राष्ट्रवादी नेताओं के सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिश अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया। गांधी जी ने ब्रिटिश शासन द्वारा प्रदान की गई कैंसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी, जो हिंदू बोअर युद्ध के दौरान उनके कार्यों के लिए दी गई थी। 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने सत्याग्रह को समाप्त घोषित कर दिया, क्योंकि उनके सत्याग्रह में हिंसा का कोई स्थान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 92, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आत्मीय सभा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था आत्मीय सभा थी। राजा राम मोहन राय, उन्हें आधुनिक भारत के निर्माता, भारतीय पुनर्जागरण का जनक या भारत में आधुनिक युग के उद्घाटनकर्ता के रूप में जाना जाता है। 1815 में कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की। समाज में महिलाओं के उत्थान हेतु कार्य किया। सती प्रथा का विरोध किया। पर्दा प्रथा का समाप्त करने की मांग की। बाल विवाह एवं बहुपत्नी विवाह को हतोत्साहित किया। 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन और 1828 में ब्रह्म सभा, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज बना, की स्थापना की। छुआछूत, अंधविश्वास, बहुदेववाद, मूर्ति पूजा और जातिगत भेदभाव का विरोध। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना। अपने खर्चे पर 1817 में कलकत्ता में अंग्रेजी स्कूल खोला, जिसमें फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक दांते, रूसो एवं वाल्टेयर के दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। फ्रांस की राज्य क्रांति लुई 16वां के शासनकाल में 1789 में हुई। इस समय फ्रांस के सामंती व्यवस्था की। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बस्तिल के किले के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया था। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। धर्म सुधार आंदोलन 1517 में जर्मनी मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। मार्टिन लूथर ने जर्मनी में कैथोलिक चर्च के खिलाफ विद्रोह किया एवं एक नए संप्रदाय प्रोटेस्टेंट को जन्म दिया। क्रीमिया का युद्ध 1853 से 1855 में फ्रांस, ब्रिटेन, सार्डिनिया,
तुर्की ने रूस के खिलाफ लड़ा। क्वेश्चन नंबर 94, टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉन लॉक। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट की रचना जॉन लॉक द्वारा किया गया था। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जॉन लॉक ने अपनी इस रचना द्वारा राजा की दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। फ्रांस की क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, समान नियमों का समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना जॉन लॉक और जियां-जैक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की रचना है। लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर की रचना है। कानूनों की आत्मा की रचना मॉन्टेग्यू ने की थी। लामी द पॉप्ल अखबार का संपादक जिया पॉल मरा था। फ्रांसीसी क्रांति में स्वयंसेवियों द्वारा गाया गया मार्सिले गीत की रचना कवि रोजेट दी लाइल द्वारा किया गया था, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन लुई 14वां का है। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह कथन वॉल्टेयर का है। नेपोलियन ने सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। यहाँ से मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, इसे आप लोग बना लीजिएगा, हम आंसर बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 95, यदि एक विक्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य 40 रुपया तथा बाजार मूल्य 50 रुपया तथा लाभांश 10% पर कुल लाभ 880 हो तो शेयर को खरीदने के लिए कुल खर्च राशि ज्ञात करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10,000। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, श्रेणी क्रम को पूरा करें। 97, 90, 76, 55। तो इसका अगला संख्या होगा ऑप्शन नंबर बी 27। क्वेश्चन नंबर 97, उपर्युक्त चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12। क्वेश्चन नंबर 98, राम और श्यामल के बीच किए एक चुनाव में एक को कुल मतों का 30% प्राप्त हुआ और इस प्रकार वह 900 मतों से हार गया। यदि 90% मतदाताओं ने मतदान किया और अमान्य या अवैध मत नहीं डाला गया तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2500। क्वेश्चन नंबर 99, यदि 49 सेंटीमीटर गुने 33 सेंटीमीटर गुने 24 सेंटीमीटर आयाम वाले घनाभ रूपी ठोस टुकड़े को एक ठोस गोले के रूप में ढाला जाता है तो गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 21। क्वेश्चन नंबर 100, सरल करें। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको सरल करना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी -2598। तो गाइज आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।